एक ऐसी कहानी जो बहुत धीरे धीरे चलती है, जैसे कोई औरत रात में साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछती हो, और जब खत्म होती है तो सीने में एकदम खालीपन सा छा जाता है। आज हम कमलेश्वर की 1966 की मशहूर कहानी आसक्ति की दुनिया में उतर रहे हैं, और हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है उसका मकसद बहुत साफ है, ये समझना कि प्रेम और मोह के बीच की वो बारीक सी धुंधली सी लकीर आखिर होती कहाँ है। और ये कहानी मतलब शुरू से ही उस लकीर को नहीं बल्कि उसके मिट जाने को दिखाती है। कहानी का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, आसक्ति। प्रेम वो है जो आपको और दूसरे इंसान को दोनों को बढ़ने की, खिलने की जगह देता है, वो आज़ाद करता है। जबकि आसक्ति या मोह वो एक जंजीर है, ये आपको सामने वाले से नहीं बल्कि उस एहसास से बांध देता है जो वो आपको देता है। ये कहानी उसी कैद की, उसी जंजीर की दास्तां है। तो चलिए इस कैद की दुनिया को थोड़ा समझते हैं। कहानी का माहौल है पुरानी दिल्ली का एक तंग सा मोहल्ला, एक 3 मंजिला मकान जो लगता है खुद भी अपनी तन्हाई में जी रहा है। और इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती है हमारी मुख्य किरदार सावित्री। उम्र कोई 32-33 साल, विधवा है, पति को गुजरे 7 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं। उसकी पूरी दुनिया मतलब वो एक कमरा और उसकी सिलाई मशीन, बस वहीं तक है। और यहीं पर कहानीकार हमें सावित्री के किरदार की एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर दिखाते हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती है, हाँ। पर आंखें हमेशा गीली रहती हैं। ये एक गहरा विरोधाभास है। मुझे ये बात हमेशा से बहुत खटकती है। मतलब एक ही चेहरे पर मुस्कान और आंसू एक साथ कैसे टिक सकते हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये मुस्कान किस लिए है और ये आंसू किस लिए? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब मुझे लगता है सिर्फ सावित्री की तन्हाई में नहीं है। तो फिर कहाँ है? उस दौर की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें भी छिपा है। वो मुस्कान उसका कवच है, समाज के लिए एक नकाब। उस दौर में एक अकेली विधवा से उम्मीद की जाती थी कि वो गरिमा के साथ बिना शिकायत के अपना जीवन जिए। तो वो मुस्कान शायद दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें, जिन्हें वो शायद काबू में नहीं रख पाती, वो उसकी असली कहानी कहती हैं। वो आंसू उसके अंदर के उस खालीपन के हैं जिसे वो किसी से बांट नहीं सकती। और इसी खालीपन की दुनिया में नीचे की मंजिल पर एक नया किरदार आता है, विनोद। 26 साल का नौजवान, बैंक में नई नौकरी लगी है, अकेला है, सुबह ऑफिस जाता है, शाम को लौटकर किताबें पढ़ता है। एक बिल्कुल सामान्य शहरी युवक। हाँ, लेकिन उसके लिए एक चीज असामान्य है। ऊपर से आती सिलाई मशीन की वो लगातार एक रस खटर पटर की आवाज। धीरे धीरे ये आवाज उसकी जिंदगी का, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड स्कोर बन जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो इस आवाज के साथ जीने का आदी हो जाता है। ये आवाज उसके लिए ऊपर मौजूद एक जिंदगी का संकेत है, एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। फिर एक रात एक घटना इन दोनों अनजान दुनियाओं को टकरा देती है। बिजली चली जाती है। 60 का दशक था, आम बात थी। बिल्कुल। तो विनोद मोमबत्ती लेने के लिए ऊपर सावित्री का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है और पहली बार दोनों एक दूसरे को मोमबत्ती की उस कांपती हुई रोशनी में ठीक से देखते हैं। और कहानी में लिखा है कि सावित्री की आंखों में कुछ ऐसा था कि विनोद की सांस रुक जाती है। वो एक पल, वो कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद विनोद पहली बार उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द देख लेता है। उस धीमी रोशनी में सारे नकाब पिघल जाते हैं। वो इतना बेचैन हो जाता है कि मोमबत्ती लेकर लौटते वक्त सीढ़ियों पर ठोकर खाकर लड़खड़ा जाता है। ये ठोकर खाकर गिरना, ये महज एक छोटा सा हादसा लगता है, पर क्या कहानीकार यहाँ कुछ और कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ एक शारीरिक ठोकर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक ठोकर है। कमलेश्वर यहाँ फोरशैडोइंग का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि विनोद अनजाने में एक ऐसे रिश्ते में कदम रख चुका है जो उसकी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ देगा। वो सावित्री की दर्द भरी दुनिया में लड़खड़ा चुका है, और अब यहां से सीधा निकलना बिना कोई निशान छोड़े नामुमकिन होगा। तो इस एक मुलाकात ने, इस एक ठोकर ने सब कुछ बदल दिया? इसके बाद क्या होता है? क्या विनोद डर कर दूर हो जाता है या और करीब खिंचता चला आता है? वो और करीब खिंचता चला आता है। अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। विनोद हर शाम ऊपर जाने लगता है। दोनों साथ चाय पीते हैं, बातें करते हैं, पर ये बातें भी ज्यादातर एक तरफा ही होती हैं। विनोद अपने ऑफिस, अपनी किताबों, अपने सपनों के बारे में बताता है,
और सावित्री, वो बस एकटक उसे देखती हुई सुनती है। पहली नजर में ये बहुत मासूम और शायद रोमांटिक भी लगता है। एक अकेला लड़का, एक अकेली औरत और उनके बीच पनपता एक रिश्ता। अनुभव। लेकिन सावित्री के लिए ये उसकी जिंदगी का केंद्र बन जाता है। ध्यान दीजिए, वो उसकी बातों का जवाब नहीं देती, वो बस उसकी मौजूदगी को सोखती है। कहानीकार लिखते हैं कि जब भी विनोद हंसता है, सावित्री की आंखें चमक उठती हैं। ये दिखाता है कि उसे विनोद की बातों या विचारों से नहीं, बल्कि उस सहारे से मतलब है जो विनोद की हंसी और मौजूदगी उसे दे रही हैं। ये आसक्ति का क्लासिक लक्षण है। सहारा, व्यक्ति नहीं, है ना? और फिर वो रात आती है जो इस रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए तय कर देती है। तेज बारिश हो रही है और एक बार फिर बिजली चली जाती है। अंधेरा और बारिश कहानी में हमेशा एक मोड़ लेकर आते हैं। विनोद भीगा हुआ ऊपर पहुंचता है। सावित्री दरवाजा खोलती है और बस उसे देखती रहती है। फिर बिना कुछ कहे वो उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये उनके रिश्ते का वो निर्णायक पल है, जहां सारी हदें, सारे सामाजिक नियम टूट जाते हैं। लेकिन ये किसी प्रेम कहानी का सुखद मोड़ नहीं है। ये सावित्री की उस गहरी हताशा का नतीजा है, जहां उसे लगता है कि अगर उसने इस सहारे को कसकर नहीं पकड़ा तो वो फिर से उसी अंधेरे में डूब जाएगी। ये जुनून है, कब्जा करने की इच्छा है, प्यार नहीं। और कहानी में वो कभी मैं तुमसे प्यार करती हूँ नहीं कहती, वो बस एक ही बात दोहराती है, तुम मेरे पास रहो, बस इतना काफी है। विनोद को शुरू में शायद ये समझ नहीं आता। उसे लगता है कि उसने एक अकेली दुखी औरत की जिंदगी में रंग भर दिए हैं, पर धीरे धीरे उसे ये रिश्ता बोझ लगने लगता है। उसे घुटन महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि सावित्री उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरत की तरह देखती है। वो उसे सिर्फ छूना नहीं चाहती, वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। खाली बेमतलब जिंदगी का आखिरी लंगर है। वो एक डूबते हुए इंसान की तरह विनोद को पकड़ लेती है। उसका डर सिर्फ अकेलापन नहीं है, उसका डर है अस्तित्व का मिट जाना। विनोद के बिना वो फिर से कुछ नहीं हो जाएगी। और ये एहसास किसी भी रिश्ते को जहरीला बना सकता है। और फिर कहानी में वो टकराव का बिंदु आता है जो इस जहरीले रिश्ते की नींव हिला देता है। विनोद का ट्रांसफर हो जाता है बैंगलोर। एक नया शहर, एक नई शुरुआत का मौका। जब विनोद ये खबर सावित्री को देता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है खामोशी, एक बर्फीली खामोशी। वो खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। और उस खामोशी के बाद वो जो कहती है, वो इस रिश्ते का पूरा सच सामने ले आती है। वो कहती है, मत जाओ, मेरे पास रहो, मैं मर जाऊंगी। ये कोई मेलोड्रामा या धमकी नहीं है, ये उसकी सच्चाई है। उसे सच में लगता है कि विनोद के जाने से उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और यहीं पर विनोद वो बात कहता है जो शायद उसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। वो कहता है, दीदी, ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है। तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुम बस अकेले नहीं रहना चाहती। एक मिनट, यहाँ दीदी शब्द का इस्तेमाल, क्या ये सच में रिश्ते को साफ करने की एक ईमानदार कोशिश है या फिर ये उस टकराव से भागने का एक बहाना है? क्या वो यहाँ नायक है या कायर? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। एक नजरिए से देखें तो वो बहुत क्रूर लगता है। उसने उस रिश्ते का फायदा उठाया और जब जिम्मेदारियों से या घुटन से भागा तो दीदी शब्द को ढाल बना लिया। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो शायद वो यही एकमात्र तरीका जानता था उस घुटन से खुद को आजाद करने का। वो सीधी टकराव से घबरा रहा था। दीदी कहकर वो अचानक उनके बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है, एक ऐसी रेखा जिसे सावित्री पार नहीं कर सकती। ये क्रूर है, लेकिन शायद उसकी नजर में जरूरी था। ये शब्द सावित्री को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो पहली बार जोर जोर से रोने लगती है, जैसे सालों का दबा हुआ दर्द, अकेलापन, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया हो। और फिर वो अचानक चुप हो जाती है। उस चुप्पी के बाद वो जो करती है वो दिल दहला देने वाला है। वो विनोद को गले लगा लेती है और कहती है, ठीक है, जाओ, पर एक बार, आखिरी बार मेरे पास सो जाओ। ये उसकी पूरी तरह से हार है, ये उसका समर्पण है, ये उसकी आखिरी कोशिश है कि वो उस एक रात में, उस एक स्पर्श में वो पूरी जिंदगी जी ले जो उसे कभी नहीं मिली। और विनोद रुक जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सावित्री सो रही होती है और उसके चेहरे पर वही हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान होती है। विनोद अपना बैग उठाता है और चुपचाप दरवाजा खोलकर चला जाता है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, जैसे
वो उस कैद से, उस जंजीर को तोड़कर भाग रहा हो। बेंगलोर पहुंचने के 2 दिन बाद मोहल्ले के एक पड़ोसी का फोन आता है और वो जो खबर देता है वो विनोद की दुनिया हमेशा के लिए बदल देती है। पड़ोसी कहता है, विनोद, सावित्री ने सुसाइड कर लिया। और मौत का तरीका देखिए, वो सिलाई मशीन। ओह, ये मशीन सिर्फ उसकी रोजी रोटी नहीं थी, ये उसके अस्तित्व का प्रतीक थी। एक तरफ ये उसकी आज़ादी का जरिया थी, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहने देती थी। लेकिन दूसरी तरफ यही मशीन उसकी कैद भी थी, जिसने उसे एक कमरे में बांध रखा था। अपनी जिंदगी उसी मशीन से खत्म करके सावित्री शायद ये कह रही है कि जिस चीज ने उसे दुनिया में कायम रखा वही उसकी घुटन का कारण भी थी। ये एक जबरदस्त और दर्दनाक विरोधाभास है। इस खबर पर विनोद की प्रतिक्रिया क्या होती है? सिर्फ खामोशी। वो कुछ नहीं बोलता, बस फोन रख देता है। ये कैसी खामोशी है? क्या ये अपराध बोध है या सदमा? ये शायद वो खामोशी है जब आपके पास शब्द नहीं बचते। ये उस अपराध बोध की खामोशी है जहां आप जानते हैं कि आप भी जिम्मेदार हैं। ये उस एहसास की खामोशी है कि एक जिंदगी खत्म हो गई और आप उसे बचा सकते थे, पर आपने खुद को चुना। इस खामोशी में हजारों अनकहे सवाल और जवाब दफन है। कहानी का आखिरी हिस्सा शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ऊपर से देखने पर लगता है कि विनोद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। वो बेंगलुरु में एक नई जिंदगी शुरू करता है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, एक सामान्य सफल जीवन। पर क्या वो वाकई सावित्री से आजाद हो पाया? नहीं। आसक्ति की जंजीरें इतनी आसानी से नहीं टूटती। सावित्री की आसक्ति ने मरने के बाद अपना रूप बदल लिया है। अब वो विनोद के जहन पर एक साया बनकर छा जाती है। वो शारीरिक कैद से आजाद हुआ था, लेकिन अब वो एक मनोवैज्ञानिक कैद में हमेशा के लिए फंस गया है। बिल्कुल। कहानी बताती है कि सालों बाद भी जब भी बेंगलोर में बिजली जाती है, विनोद को दिल्ली के उस मकान से आती सिलाई मशीन की आवाज सुनाई देती है। वही खटर-पटर। वो उठकर अपनी बालकनी में जाता है और दूर दिल्ली की तरफ देखने लगता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो धुंध के पार उस 3 मंजिला मकान को देख पाएगा। और इससे भी ज्यादा डरावना ये है कि कभी-कभी बहुत रात में उसे अपने कंधे पर एक हल्के से हाथ का स्पर्श महसूस होता है। वो मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, बस हवा में एक हल्की सी खुशबू तैर रही होती है, सिंदूर और सिलाई मशीन के तेल की मिलीजुली खुशबू। तो ये कोई भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये यादों की, अपराध बोध की और उस आसक्ति की कहानी है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। और यही कहानी अपने सबसे गहरे सच पर पहुंचती है। कहानी का आखिरी वाक्य इसका सार है, वह अब भी वहीं है और मैं अब भी उसके पास हूं। क्योंकि आसक्ति मरती नहीं, बस रूप बदल लेती है। पहले सावित्री विनोद से बंधी थी, अब विनोद सावित्री की याद से बंध गया है। जंजीर ने सिर्फ हाथ बदले हैं, टूटी नहीं है। कमलेश्वर की लेखनी की यही ताकत है। उन्होंने प्रेम और आसक्ति के बीच के उस बेहद पतले नाजुक धागे को इतनी बेबाकी से दिखा दिया है कि ये कहानी पढ़ने के बाद हम अपने रिश्तों को एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि जिसे हम प्यार समझ रहे हैं, कहीं वो सिर्फ अकेलेपन का डर तो नहीं, कहीं वो सिर्फ एक मोह, एक आसक्ति तो नहीं। बिल्कुल। ये कहानी हमें एक असहज करने वाला आईना दिखाती है और पूछती है कि क्या हम सच में अपने साथी से प्यार करते हैं या सिर्फ उस सहारे से जो वो हमें देता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं। कहानी एक सवाल पर खत्म होती है और हम भी अपनी इस चर्चा को एक सवाल पर ही छोड़ना चाहेंगे। अब लाइट बंद कर दीजिए और सुनिए, कहीं सिलाई मशीन की आवाज तो नहीं आ रही?